भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके आसपास समाज में, आपके फ्रेंड सर्कल में व्यक्तित्व दो प्रकार के हो सकते हैं। एक मक्खी स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है, तो दूसरा मधुमक्खी स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है। हमेशा आप प्रयास करिए कि आपका स्वयं व्यक्तित्व हो या आपके परिवार के किसी दूसरे सदस्य का व्यक्तित्व हो, प्रयास करिए हमेशा मधुमक्खी जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करने का। मक्खी संख्या में बहुत सारी होती हैं, अक्सर उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो गंदी जगह पर बैठने की प्रवृत्ति होती है, गंदगी को एक स्थान से दूसरे जगह पर फैलाने की प्रवृत्ति होती है, जो कि एक निगेटिव पहलू को हमेशा केंद्रीभूत करती है। आकार में छोटी होती हैं, लेकिन इनका माया जाल इतना बड़ा होता है कि गंदगी को, निगेटिविटी को बहुत कम समय में बहुत जल्दी फैलाते हैं। वही दूसरी ओर मधुमक्खी, यकीन मानिए, थोड़ी डेंजरस होती हैं, थोड़ी खतरनाक होती हैं, थोड़ी कष्टकारी होती हैं, लेकिन वो बहुत मेहनती, परिश्रमी और सकारात्मक होती है। वो हमेशा रंग बिरंगे फूल, पुष्प, सुगंध पर बैठती हैं और मेहनत के साथ कुछ विशेष रसों का लेती है और एक स्थान पर इकट्ठा करके अपना गुजारा करती है। ठीक ऐसे ही आपके आसपास में व्यक्तित्व का भी बोलबाल होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मिस कॉल आने से भी आपके चेहरे पे उमंग, खुशी आ जाती है, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके मिस कॉल आने पर हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्ट महसूस करे, आप हल्का सा जो आपकी खुशी है वो थोड़ी सी थोड़ी देर के लिए गायब हो जाए, आपके शरीर का 2 ग्राम खून कम हो जाए। ऐसे भी समाज में लोग होते हैं। तो जिन व्यक्ति का मिस कॉल देख करके आपके भीतर खुशी आती है, ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। उन्हीं लोगों को हम मधुमक्खी स्वभाव के लोग बोलते हैं। जिन लोगों के मिस कॉल देख करके आपकी 2 ग्राम खून शरीर से कम हो जाए, ऐसे मक्खी स्वभाव वाले लोगों से दूर रहने का प्रयास करें। जीवन में आप स्वयं को और दूसरों को भी मक्खी नहीं, मधुमक्खी बनाने का हमेशा सलाह दें। मित्रों, अल्जाइमर नाम से ही स्पष्ट है। अल्जाइमर्स जो कि अक्सर बढ़ते हुए उम्र के साथ देखा जाने वाला एक ऐसी समस्या है, जो वृद्धावस्था में ज्यादातर ये समस्या आता है। वृद्धावस्था में एक नहीं, कई सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें हम अल्जाइमर को भी देखते हैं, पार्किंसन को भी देखते हैं और एमेंजिया को भी देखते हैं। कई बार एमेंजिया कम उम्र में भी आ जाता है। जॉइंट्स पेन, ये सब ओल्ड एज में होने वाली समस्याएं। उसी ओल्ड एज के रूटीन में आने वाली एक मेमोरी लॉस संबंधित समस्या, जिसको हम अल्जाइमर कहते हैं। आइए जानते हैं अल्जाइमर एंड अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में। ये स्लाइड हमें बहुत कुछ बता रहा है कि जैसे जैसे एक पौधा, एक पेड़, बड़ा सा वृक्ष जब अपना धीरे धीरे एक दायरा, एक उम्र पार करता है, वो उसकी पतझड़, उसकी पत्तियां, उसके डाल धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगते हैं। इसीलिए अल्जाइमर को कहा गया है ओल्ड एज डिसऑर्डर, अर्थात ये एक वृद्धावस्था की एक समस्या है और मेमोरी लॉस से संबंधित समस्या है। ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है पेड़, उस पेड़ का स्ट्रक्चर देखेंगे बिल्कुल व्यक्ति के जैसा है, और व्यक्ति का जो कॉग्निशन होता है, जो मेमोरी होती है, जो उसका संज्ञान होता है, वो सारा सीपीयू की लेवल पे बिल्कुल
हमारे हेड के पोर्शन पे होता है। जब व्यक्ति का उम्र धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके कॉग्निशन लेवल पे, न्यूरॉन्स के लेवल पर, हिप्पोकैम्पस के लेवल पर धीरे धीरे क्षति होती है और व्यक्ति का स्मृति ह्रास होने लगता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा, कॉग्निटिव पर्सनालिटी में ABC मॉडल ऑफ पर्सनालिटी होता है, जिसको हम कहते हैं अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। इन पर्सनालिटी में जो कॉग्निटिव पर्सनालिटी होता है, मतलब हम बचपन से लेकर के इतने वर्षों तक की सारी बातों को याद रखते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि लास्ट टाइम लगभग 10 साल पहले बहुत बड़ा सा अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। तब उस टाइम आप कहाँ थे? सडनली आप रिमाइंड करेंगे कि हाँ मैं उस टाइम वहां पर था। दैट मीन्स रिकॉलिंग, कि आपका ब्रेन के भीतर जो मेमोरी ट्रेसेस हैं, जहां पर मेमोरी ट्रेसेस न्यूरॉन्स के बीच में स्टोर होती हैं, अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं। जब आपका कॉग्निशन लेवल, न्यूरोटिक लेवल सही रहता है, तब आप उसको सही समय पर रिकॉल कर पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको याद दिलाया और आपने रिकॉल किया। लेकिन जिस व्यक्ति को अल्जाइमर की समस्या हो जाती है, उसके ब्रेन के फंक्शन में डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, फंक्शन में कुछ समस्याएं आने लगती हैं, रिप्लाई नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी मेमोरी को सेफ नहीं कर पाता है, फॉरगेटिंग जैसे सिम्टम आने लगते हैं। दैट इज अल्जाइमर। अल्जाइमर को और अच्छे से समझें तो इस स्लाइड के माध्यम से आप थोड़ा स्पष्ट समझ सकते हैं। एक हेल्दी व्यक्ति का ब्रेन है और एक अल्जाइमर व्यक्ति का ब्रेन है। जब हेल्दी व्यक्ति का ब्रेन जो होता है, वो उसके भीतर जो ग्रे मैटर होते हैं, जो न्यूरॉन्स की संख्या होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत फुलफिल जैसा होता है। और जिस व्यक्ति का, जिस पेशेंट को एल्जाइमर की समस्या होती है, वो हेल्दी वाले ब्रेन की अपेक्षा उसका जो ब्रेन का साइज है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है। जैसे एक बड़ा स्वस्थ और हेल्दी पेड़ को आप देख लीजिए तो बड़ा शेप, उसका बड़ा आकार दिखेगा। लेकिन वही जब उसके पतझड़, उम्र ज्यादा हो जाती है, पतझड़, पत्ते टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तब उसी पेड़ का आकार बहुत छोटा हो जाता है, सूखते जैसा लगता है। उस स्थिति को हम समझ सकते हैं कि ब्रेन की जो स्थिति है, एक हेल्दी ब्रेन की अपेक्षा एल्जाइमर ब्रेन थोड़ा छोटा हो जाना ही एल्जाइमर कहलाता है। आप और थोड़ा क्लियर समझना चाहे तो मैं आपको इस छोटे से इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक ब्रेन है और इसके भीतर में बहुत सारे ऐसे नर्व्स होते हैं। इसको डिटेल में आप समझेंगे। ये जो ब्रेक किया गया है ऐसे, ये आप देख पा रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पार्टिकल्स किए गए हैं। और जैसे एक हेल्दी व्यक्ति का ब्रेन होता है, जब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर की समस्या हो जाती है तो ये प्रत्येक नर्व्स के बीच में देख रहे हैं, वो स्पेस थोड़ा थोड़ा खाली होने लगता है और ग्रे मैटर एक प्रोटीन के रूप में स्टोर होने लगते हैं, जो कि सिकुड़न पैदा करते हैं। दैट मीन्स वो किसी मेमोरी को रिप्लाई करने में, उसको फिर से रिकॉल करने में असमर्थ हो जाता है। दैट इज अल्जाइमर। ये एक हेल्दी ब्रेन के सिम्टम है। ठीक है, ठीक ऐसे मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर क्या होता है, बिल्कुल वही था जो मैंने आपको बताया है कि ब्रेन के भीतर न्यूरॉन्स के बीच में ग्रे मैटर का सूखने लगना और प्रोटीन का एक लेयर, कोट इकट्ठा होने लगना, दैट इज एल्जाइमर। जिसके कारण हम चीजों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं, हमारे भीतर फोकस करने की क्षमता नहीं रहती है,
इस तरीके से लक्षण आने लगते हैं। इसमें थोड़ा सा हम और क्लियर समझ सकते हैं। जैसे जो कॉर्टेक्स होते हैं, उसमें आप देखें, यस, ये एक नॉर्मल हेल्दी ब्रेन है और एक ये अल्जाइमर ब्रेन। अल्जाइमर ब्रेन को यदि आप पार्सली ऐसे करके, आप यदि पार्सली करके देखेंगे तो अभी तो आप देख रहे हैं ये जो साइड के गैप दिख रहे हैं आपको, जो साइड के गैप हैं, ये तो इसमें अभी फुलफिल दिख रहा है, हेल्दी है। यही चीज ये जो स्पेस के रूप में दिख रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, जो हल्के से मोटे राउंड अप के रूप में आपको दिख रहा है, ये जो शेप है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं और इस गैप को हम फ्लूसी कहते हैं। और ये जो भीतर व्हाइट मैटर है, ये अल्जाइमर के पेशेंट में धीरे धीरे सूखने लगता है। क्यों सूखने लगता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का लेवल इकट्ठा होने लगता है, एक एम्लोइड्स होता है, उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण ये हिस्सा, जैसे यहाँ पर शर्करा दिख रहा है आपको, फैलाव दिख रहा है और थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यही हिस्सा बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट स्ट्रक्चर के रूप में ये सूखता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको, जो कि यही तय करता है कि व्यक्ति हमेशा कंफ्यूजन रहता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, सुस्त जैसा रहता है। तो आपको इमेज के फॉर्म में भी स्पष्ट हो रहा होगा कि जहां पर कॉर्टेक्स का साइज एक हेल्दी है, ये कॉर्टेक्स का साइज हेल्दी है, वहीं पर अल्जाइमर के पेशेंट में जो कॉर्टेक्स का साइज है वो हेल्दी नहीं है। देखिए, इसका शेप देखिए और इसका शेप देखिए, इसकी चौड़ाई देखिए और इसकी चौड़ाई देखिए, दोनों में अंतर है। ये जो ग्रे मैटर आप देख पा रहे हैं, ग्रे मैटर का काफी अच्छा फैलाव है, लेकिन यहाँ पर ग्रे मैटर का फैलाव बहुत कम है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इस बहुत लंबा कारण है, हम उसी को आगे सीखेंगे। यस, वही मैंने आपको पार्सली दिखाया था, दैट मीन्स ये पार्सली है, साइड से है। इसमें आप देख रहे हैं तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हेल्दी न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके से होते हैं, और जब न्यूरॉन्स किसी कारणवश, अल्जाइमर के होने के एक नहीं कई सारे कारण होते हैं, कि इनका फैलाव आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा फैला हुआ है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर की समस्या हो जाती है तो ये फ्लेक्स वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, आगे आपको समझने में इजी होगा। इनके भीतर अलग सा एक डिस्क्रिमिनेट एंगल से फैलाव आ जाता है। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनमें एक डिजनरेटिव फॉर्म आ जाता है, ये हेल्दी स्ट्रक्चर अपने फॉर्म को ये नहीं ले पाते हैं, टेंगल्स होते हैं इनके, और इस तरीके से आप ये एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एक स्ट्रक्चर देखेंगे, इनके बीच में एक प्रॉपर स्पेस आपको दिख रहा होगा, जो कि स्ट्रक्चर फॉर्म है, हेल्दी फॉर्म है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे ये जो है, ये जो गैप का फॉर्मेट है, ये देखिए आप गैप, ये ज्यादा हो गया है। यहीं पर प्रोटीन की मात्रा, ग्रे मैटर का सुखाव धीरे धीरे होने लगता है, जिसके कारण हम अल्जाइमर से ग्रसित हो जाते हैं। ज्यादातर ये समस्या वृद्धों में होती है, और ये समस्या वृद्धों में एक नहीं कई सारे इकट्ठे कारणों के कारण ये चीजें आ पाती हैं। इनका स्ट्रक्चर आप समझे और इस स्ट्रक्चर को आप देखें, जिसके कारण व्यक्ति के अल्जाइमर की समस्या आने लगती है। अल्जाइमर को और बेटर समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक डिजिटली वीडियो दिखाने का प्रयास करता हूं। Disease, particularly in patients aged 65 or older. AD is a progressive disease.
beginning with pathological changes that occur decades before clinical symptoms, leading eventually to the development of mild cognitive impairment, functional symptoms, and then dementia. AD accounts for as many as 80% of all dementia diagnoses. Today, we are able to diagnose AD in its early symptomatic stages by assessing biomarkers and by using tests to evaluate cognitive performance, functional impairment, and behavioral symptoms. To better understand the disease, we must look back in time to the pathological origins of AD within the brain. The two pathological hallmarks of AD appear at distinct locations within the brain. Plaques made up of A-beta occur outside of neurons, while neurofibrillary tangles composed of tau protein develop within neurons. Abnormal accumulation of A-beta within the brain may begin. जो एमिलोइड बीटा होते हैं, इन्हीं के फंक्शन में डिफरेंशिएशन होता है, जिसके कारण अल्जाइमर होने की संभावना जाती है। और ये प्रोग्रेसिव डिजीज होता है, जैसे व्यक्ति का एज धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे वैसे ही अल्जाइमर की समस्या व्यक्ति के भीतर पर्सनालिटी में दिखने लगती है। कंफ्यूजन होना, फोकस नहीं कर पाना, कोई चीज कहीं पर रख दिया कि भूल जाना, इस तरीके की चीजें उसके भीतर दिखाई देती हैं। Amyloid beta is produced when amyloid precursor protein, or APP, is cleaved by beta secretase, base 1, and then by gamma secretase. A-beta is formed in the course of normal brain circulation, can cause A-beta peptides to accumulate in the brain and self-aggregate into plaques. Plaque deposition is first. ये आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, बिल्कुल सेम थिंग्स। यहाँ पे स्पेस ज्यादा बनने लगता है, in the brain's neocortex, the center of mental functions progresses to the more primitive cortex, including the hippocampus and related structures involved in learning and memory. Finally, it spreads to subcortical areas, सबकॉर्टिकल एरिया है, ये वाला एरिया emotion, सबकॉर्टिकल एरिया है। various activities. Positron emission tomography can detect evidence of A-beta deposition and plaques. Low levels of A-beta in cerebrospinal fluid, or CSF, can also indicate pathology. Over time, the accumulation of amyloid plaques activates cells of the neuronal immune system, potentially causing a chronic inflammatory reaction that has toxic effects on neurons. A-beta may also disrupt the energy supply of neurons. हम बहुत ज्यादा Years before the onset of clinical AD, simple neuron tubules form neurofibrillary may appear in the brains of people with other neurodegenerative diseases. There is growing of AD, causes synaptic dysfunction and neuronal loss. This results in cortical thinning or atrophy, leading to more advanced symptoms. Short-term memory loss होने की संभावना ज्यादा होगी। As the disease progresses, it extends to over time. Pathology spreads to judgment और cognition poor हो जाता है, visibility कमजोर हो जाती है, short attention रख पाता है, कोई बात व्यक्ति कहेगा तो जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाएगा। ऐसे कई सारे लक्षण regions of the brain that control basic functions, such as heart rate, leading ultimately to death. ABAS. With ongoing advanced. अभी हमने जाना कि अल्जाइमर की फिजियोलॉजी क्या होती है और कैसे हो जाता है। अब हम अल्जाइमर के कुछ लक्षणों के बारे में जानेंगे कि अल्जाइमर के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण को समझने के लिए बहुत सिंपल से लक्षण मैंने आपको इसको समझाने के तौर पर भी बताया है कि ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी होती है जो कि 55 के बाद आने की संभावना ज्यादा रहती है। ओल्ड एज की समस्या है, वृद्धावस्था में आने वाली बीमारी है। और इसमें होता क्या है, देखिए स्लाइड में साफ दिखाया गया है। हेल्दी ब्रेन एक भरा हुआ सा ब्रेन दिख रहा है और अल्जाइमर ब्रेन बहुत ही संकुचित, छोटा सा, कमजोर सा, सिकुड़ा हुआ ब्रेन होगा। ऐसी स्थिति में क्या क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, उस पेशेंट के भीतर क्या क्या चीजें आप लक्षण दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि वो पेशेंट का जो अटेंशन होता है, जैसे आप कुछ बात समझा रहे हैं, कुछ बात कह रहे हैं, तो वो अटेंशन नहीं दे पाएगा। उसका अटेंशन बहुत शॉर्ट टर्मिनोलॉजी का होता है। कंफ्यूजन जैसा हमेशा उसे बना रहेगा और
फोकस करने में उसको वीकनेस हमेशा महसूस होगी, फोकस नहीं कर पाएगा वो। कोई सामान कहीं पर रख दिया है तो अक्सर उसे भूल जाने के लक्षण उसके भीतर ज्यादा दिखाई पड़ेंगे। इस स्थिति में व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा जो कि अ, ऐसा टास्क हो जिसमें दिमाग लगता हो, वह व्यक्ति ऐसे टास्क से दूर भागने का प्रयास करता है। लायबिलिटी को, टास्क को लेने से व्यक्ति भागता है। इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। और अ, अकेले रहने की जैसे भी उसके भीतर कुछ लक्षण आ सकते हैं। और यदि व्यक्ति के भीतर कई बार लोगों को पहचानने के जो गुण होते हैं वो पहचान नहीं पाता है, जो फेशियल मेमोरी का रेप्लिकेशन होता है वहां पर व्यक्ति मैच नहीं कर पाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति से बात करता है तो कई बार बात करने पे भी कंफ्यूजन हो जाता है, अपने घर के ही सदस्यों को वो भूल जाता है। मतलब यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी जिस व्यक्ति से किया रहता है उस व्यक्ति को भी कभी कभी भूल जाने की संभावना रहती है। तो इस बीमारी को लेकर के कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम किसी मकान मालिक को मान लीजिए हो गया, और मकान मालिक को ये समस्या है, और अपने मंथली जो मकान का चार्ज होता है, आप जा करके मकान मालिक को देके आते हैं तो आपने दिया तो शाम को था, लेकिन सुबह वो कहता है कि कहाँ दिया है आपने, हमें कहाँ दिया है। इस तरीके की भी सिम्टम आ सकते हैं। मैंने ऐसे कई सिम्टम देखे, ऐसे कई पेशेंट की काउंसलिंग की है, उनको माइंड गेम के द्वारा मैंने उनको ठीक भी किया है। तो ये जेन्यून है, और ये जब होता है तो ऐसे लक्षण उनके भीतर दिखाई पड़ते हैं। उनके पर्सनालिटी में अमूल चूक सा आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल वही है, सोशल विड्रॉल हो जाता है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और कोई चीज कहीं रख दिया है तो वो फिर से दोबारा वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, उनको फोकस थोड़ा पोर हो जाता है, और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है उनके भीतर, और हमेशा मूड चेंज होता रहता है। और जो दृष्टि है जिसको हम शॉर्ट साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस कहते हैं, उसमें भी काफी हद तक कमी आती है। हमेशा चिड़चिड़ापन रह सकता है उनके भीतर, मैंने आपको कहा कंफ्यूजन हो सकता है। अक्सर टाइम को लेकर के और लोकेशन को लेकर, कहाँ पर थे, क्या समय हो रहा है, उसको लेकर के ज्यादातर कंफ्यूजन हो सकता है। और ऐसा कोई काम जिसमें थोड़ा सा दिक्कत हो, कॉम्प्लिकेशन वाले काम हो, टास्क से हमेशा दूर भागते हैं, इस तरीके के लक्षण व्यक्ति के भीतर आ सकते हैं। एल्जाइमर को और थोड़ा क्लासिफाइड तरीके से स्टेटिकली हम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये समस्या महिलाओं में ज्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। यदि 65% फीमेल में है तो उसका आधा 35% आप समझ लीजिए मेल में भी पाया जाता है। और अल्जाइमर की जो रेशियो है वो 65 के एज अराउंड में 8 में से 1 को रहता ही रहता है। आप ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति यदि 60 साल का है या 50-65 प्लस का है, यदि 8 लोग ऐसे हैं तो हो सकता है उसके भीतर एक व्यक्ति को अल्जाइमर की समस्या हो। यदि आप सरल भाषा में समझे, आप कह सकते हैं 8 वृद्धों में एक वृद्ध को ये समस्या पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा क्या सिम्टम होते हैं जब ये अल्जाइमर होता है, तो ज्यादा चांसेस किस चीज के रहते हैं। अल्जाइमर का मतलब ही होता है भूलने की बीमारी। तो 92% जो चांसेस होते हैं वो होते हैं मेमोरी लॉस के, मतलब किसी चीज को रिप्लाई नहीं कर पाने। उसके बाद 71% फोकस अर्थात कंफ्यूजन रहना, कंफ्यूज हो जाना। और 33 शॉर्ट अटेंशन, मतलब कहीं किसी चीज को फोकस नहीं कर पाना, किसी से बात करते समय अटेंशन नहीं दे पाना, शॉर्ट अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है। 53% पुअर डायरेक्शन सेंस होते हैं, जो कि हमारे सेंस होते हैं उनका डायरेक्शन जो होता है वो पुअर रहता है। और 31 में पर्सनालिटी चेंज। कई बार आपने देखा होगा जो वृद्ध लोग होते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा अचानक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और अचानक बहुत ज्यादा वो हैप्पी रहते हैं। तो जो है पढ़ा लिखा है, जिसको फिजियोलॉजी की, ब्रेन की टर्मिनोलॉजी की जानकारी अच्छी है, और ओल्ड एज में होने वाली समस्याओं की जानकारी अच्छी है, यकीन मानिए वो अब उन वृद्धों की समस्याओं को समझ सकता है।
एल्जाइमर के रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? बीइंग ओल्डर देन 65, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज, किसी फैमिली में हिस्ट्री रहा है तो उसको हो सकता है। और डाउन सिंड्रोम हो सकता है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण भी हो सकता है। शरीर में सिर के हिस्से में यदि कहीं पर चोट आया है उसको भी इस तरीके की संभावना हो सकती है। इसके अलावा यदि ब्रेन में किसी प्रकार का ऐसा एक्सीडेंट कोई हुआ हो या कुछ ट्रॉमा, ऐसे घातक या दुखदायी कोई घटना हुआ, या फैमिली में कोई क्रॉनिक डिप्रेशन का पेशेंट रहा हो, या फैमिली में किसी पेरेंट्स को पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहा हो, उस सिचुएशन में भी ये संभावनाएं रहती है। अल्जाइमर का डायग्नोस की जो टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक है। हम ब्लड टेस्ट के द्वारा अपना B12 चेक करके, विटामिन डी चेक करके उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। और मेडिकल मेडिसिन में कई सारे टेस्ट हैं, ब्रेन के टिश्यू के द्वारा भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम इसके जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में कई सारी चीजें हैं। कैसे इसका मैनेजमेंट हम करेंगे, आइए उसको हम जानते हैं। बस ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आता है। इसका मैनेजमेंट करने के लिए हम अल्टरनेटिव थेरेपीज में योग, डाइट, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, एक्यूप्रेशर, तो हमारे बॉडी में हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर और मरमा के बारे में। जब हम एक्यूप्रेशर और मरमा की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा का जो एक्चुअल करने का तरीका है, आप करने को तो कैसा भी कर लीजिए, लेकिन पेशेंट को हमेशा पालथी मार के बिठाइए। इसको चेयर पे बैठ के नहीं करना चाहिए। तो आप चेयर पे बैठ के करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप दोनों पैर के घुटनों को बेंड नहीं करते हैं, आपके जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन में जो वर्टेब्रा जो नर्व होते हैं वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है। और जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इम्पल्सेस बहते हैं गणेश मुद्रा के करने के बाद, वो इम्पल्सेस स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में निकल नहीं पाते हैं, ब्रेन तक सर्कुलेट नहीं हो पाते। इसलिए जब भी इसका अभ्यास करें तो पालथी मार के करें। दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि जो आपका हाथ का रख रखाव है, जो ऊपर वाला हाथ है वो दाहिना हाथ ऊपर रखिए, ये पीछे वाला हाथ मत रखिए। जो ये वाला हाथ रहेगा, ये वाला सामने दिखने वाला हाथ, ऐसे ये दाहिना हाथ ऊपर रखे, ना कि पीछे रखना है। ठीक है, चीजों को समझिए, मैं क्या बोला, आप ऐसे समझिए। यस, ये जो हाथ, ये वाला हाथ हमेशा राइट हैंड लेना है। ठीक है, राइट हैंड लेना है, समझिए। आई थिंक क्लियर। और इसको भी 5 से 10 मिनट कराइए अभ्यास, पालती मार के कराना है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यस, BL48, BL48 एक बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल आपके पेल्विक गिर्डल के ऊपरी हिस्से में, जहाँ पर हिप पोर्शन होता है, हिप पोर्शन के भीतर आप देखेंगे तो हल्के से, जैसे किसी किसी लेडीज में है डिम्पल होता है, ठीक ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में हिप के पोर्शन में तो हल्के से खड्डे दिखाई पड़ेंगे आपको, बिल्कुल पेल्विक गिर्डल के ऊपर के हिस्से में। उसी जगह पर आप पेशेंट को लिटा करके, मतलब पेशेंट को पेट के ऊपर लिटा दीजिए। उसके बाद हल्का सा दबाव दे करके पेशेंट को BL48 वाले पॉइंट पर 20 टाइम्स एक साथ दोनों हाथों से प्रेस किया जाए। ठीक है, पेशेंट को जब प्रेस किया जाए तो प्रयास करें कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन वगैरह इत्यादि ना हो। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा का प्रभाव आपके, वैसे भी हम कहते हैं कि भाई जब ज्ञान मुद्रा करते हैं तो जितने भी न्यूरॉन्स ब्रेन से संबंधित
डिसऑर्डर होते हैं उन सभी में हम ज्ञान मुद्रा का उपयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन जैसी समस्याओं को छोड़कर। ठीक है, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को में हम ज्ञान मुद्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जितने भी डिसऑर्डर हैं, लगभग लगभग कई सारी बीमारियों में हम ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। 5 to 10 मिनट्स अभ्यास करेंगे। सेम थिंग्स BL10, BL10 बिल्कुल लोकेशन आपको दिख रहा है जो रेड स्पेस के रूप में, ये जो हिस्सा है, ये जो पोर्शन है, उसी जगह पर आपको पैसेट को बिठा करके करें। पैसेट यदि कुर्सी में बैठने जाए तो कुर्सी बिठाए, नहीं तो आप पालथी मार के बिठा सकते हैं। लेकिन याद रहे, गणेश की जगह में पालथी मार के बिठाइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ चेयर, क्योंकि ओल्ड एज का जो व्यक्ति होता है, कई बार पालथी मार के बैठने में बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है। ऐसे स्थिति में आप चेयर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन चेयर का सहारा लेंगे तो BL10 काम करेगा, चेयर का सहारा लेंगे तो गणेश मुद्रा उतना अच्छा काम नहीं करेगा। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा आप देखेंगे तो अक्सर जब आप कभी यज्ञ करने बैठे होंगे तो कहते हैं कि भाई जब आप पवित्रीकरणम करते हैं तो बायां हाथ नीचे करते हो, दाहिना हाथ ऊपर करते हैं। ठीक है, तो और जल लेते हैं। उसके बाद जो है ओम पवित्रा पवित्रो सर्वावस्थां गतो शिवः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वाव्याभ्यन्तरः शुचिः ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस तरीके से मंत्र बोलते हैं। लेकिन इसमें ये कभी नहीं करते हैं कि आप बायां हाथ ऊपर रखे और दाहिना हाथ नीचे रखे। क्या करते हैं, हमेशा बायां हाथ नीचे रखते हैं और दाहिना हाथ उसके ऊपर रखते हैं। दैट इज द मेन ट्रेंड। इसमें होता ये है, जब आप दाहिने हाथ को ऊपर रखते हैं तो जो सात्विक प्रवृत्ति की ब्रेन वेव्स है वो ब्रेन में ज्यादा अधोगामी होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, और जल्दी हमारे फोकस करने की क्वालिटी को, हमारे ब्रेन की क्वालिटी को बेटर करने में सहायक होता है। ध्यान मुद्रा का अभ्यास, पहले दाहिना हाथ ऊपर रखें और जो अग्नि तत्व वाले गोतक है अंगूठे को, उनको मिलाने का प्रयास करें। इसके हिसाब से 5 से 10 मिनट इसका भी अभ्यास करें। इसका अभ्यास लेट के नहीं किया जाता, हमेशा बैठ के किया जाता है। जैसे पेशेंट की इजीनेस कंफर्ट स्थिति हो, उस स्थिति में पेशेंट बैठ सकता है, अच्छा रहे। यस, आपको याद होगा मैंने एक बीमारी में भी इस क्वाइट के बारे में आपसे चर्चा किया था। तो इस तरीके से आप पेशेंट को बिल्कुल ऐसे ब्लू कलर से, ब्लू कलर मेरे पास शायद इसमें नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये मार्कर है, मान लीजिए ब्लू कलर है, तो अपनी सभी उंगलियों के टिप पर, सभी उंगलियों के टिप पर ब्लू कलर पेशेंट को लगा दिया करें। 5 और 5 10 उंगलियों में काफी अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। यस, महाशीर्ष मुद्रा, इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है। महाशीर्ष मुद्रा लगाने का जो तरीका है, ये जो पृथ्वी तत्व है इसको आप मिडिल में पहले से बेंड कर लें, और जो कनिष्का उंगली है इसको आप पहले से स्ट्रेट कर लें, बाकी मध्यमा और तर्जनी उंगली को ऐसे अंगूठे से अग्नि तत्व से आप मिला लीजिए। दैट मीन्स महाशीर्ष मुद्रा। महा मतलब ऊर्ध्व, और शीर्ष अर्थात सिर का हिस्सा, ब्रेन। महाशीर्ष मतलब ऊर्ध्वगामी की तरफ हमारी जो सिर की क्वालिटी है वो विकसित होती है। उसमें जो ग्रे मैटर जो सूख रहा होता है उसमें धीरे धीरे विकास होता है, न्यूरॉन्स एक्टिव होने लगते हैं इसके इम्पल्सेस प्रवाहित होने से। 5 से 10 मिनट इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। GB20 बहुत अच्छा पॉइंट है। आप इसको उस रूप में भी कर सकते हैं कि एक पेशेंट जो है DB के लोकेशन पर दबाव दे सकता है। GB20 को 20 टाइम ही प्रेस करें, अच्छा रहेगा। इसको आप अधिपति भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं साथ में कहूंगा कि GB20 आप जब प्रेस करें तो बिल्कुल GB20 प्रेस करने के बाद अपांग मर्म मैंने बताया था, और यदि आपको याद आ जाए तो आप लिख लीजिए। अपांग मर्म में भी आप 20 राउंड्स दें।
साथ ही साथ स्पर्श थेरेपी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। स्पर्श थेरेपी में सबसे अच्छी बात कही जाती है कि पेशेंट को छोटे बच्चों के साथ उनके साथ या जो छोटे जानवर होते हैं जैसे गाय का बच्चा हो गया, उनके साथ थोड़ा गेट टुगेदर कराने से भी ग्रे मैटर के बीच में जो सूखापन आ रहा हो तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उनका अकेलापन रहने की जो क्वालिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उनके भीतर जो उदासीनता के विचार है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस तरीके से आप यदि टच थेरेपी का यूज करें अपांग मर्म के रूप में, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। पेशेंट को स्पेशली इस हिस्से में 10 से 20 बार आप हल्का सा मसाज करें। पैर के तलवों में आप तिल के तेल से मसाज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा होम रेमेडीज के बारे में। होम रेमेडीज में भी ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनकी सहायता से हम काफी कुछ पेशेंट के जो मेमोरी लॉस की समस्या है उसमें काफी हद तक हम कमी ला सकते हैं। उनमें क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहले चीजें हैं पेशेंट के खान पीन जो है, पेशेंट का खान पीन है, उस खान पीन में आपके किचन में जो चीजें इजिली अवेलेबल हो जाती है उन्हीं चीजों को आप कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, उनके माध्यम से आप होम रेमेडीज को डिजाइन कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो चीज आता है, पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल दिया जाए और ड्राई फ्रूट्स के क्रम में पेशेंट को प्रयास किया जाए कि पेशेंट जब भी कोई चीज खाने के लिए मांगे तो पेशेंट को हमेशा कोई चीज खाने से पहले उसे ये तय किया जाए कि वो चीजें फाइबर वाली हों और उनका कलर थोड़ा ठीक हो। जब वो कलर वाली चीजें खाएंगे पेशेंट तो पेशेंट के भीतर जो ग्रे मैटर की क्वालिटी है उस ग्रे मैटर की क्वालिटी में धीरे धीरे विकास होगा। वो चीजों को रिप्लाई करने में उनको इजी महसूस होगा। इसलिए जब भी पेशेंट को कुछ भी खाने की चीज दें तो प्रयास करिए हमेशा उन्हीं चीजों का इंटेक कराइए जो थोड़ी सी कलरफुल है। जैसे आप समझ लीजिए जब आप जैसे अलसी का बीज है तो अलसी का बीज एक कलरफुल है। आप अलसी के बीज को आप दूध के साथ दीजिए, बट ये तय कर लीजिए कि पेशेंट को दस्त आदि की समस्या न हो, तब तो अच्छा रहेगा। दूसरा है जैसे पिपरमिंट, पिपरमिंट ऑयल से यदि पैर के तलवे में थोड़ा थोड़ा मसाज किया जाए या पिपरमिंट ऑयल से थोड़े से इस हिस्से में जो मैंने अपांग मर्म आपको बताया था, अपांग मर्म दबाने से पहले या टच थेरेपी देने से पहले यदि आप हाथों में थोड़ा सा पिपरमिंट ऑयल का उपयोग कर लेते हैं तो पेशेंट में काफी हद तक सुधार आएगा। दूसरा है ज्यादा तो नहीं लेकिन पेशेंट के भीतर यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा एक दो काली मिर्च, यदि आपने कभी काली मिर्च देखा होगा तो काली मिर्च का जो स्ट्रक्चर होता है, काली मिर्च का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल उसका जो ऊपरी छोर होता है बिल्कुल इस तरीके के स्ट्रक्चर का होता है। काली मिर्च का पेशेंट इनटेक कैसे करें? काली मिर्च का इनटेक करने के लिए आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेशेंट को डायरेक्ट इनटेक नहीं कराना है। यदि पेशेंट को आप डायरेक्ट इनटेक कराएंगे तो इससे नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, आंतों में घाव पड़ सकता है, उससे खट्टी डकार आ सकती है, हाइपर एसिडिटी की समस्या आ सकती है। तो प्रयास करिए कि किसी ऐसे चीज के साथ मिला के दीजिए जिससे उनको खाने में इजी हो। जैसे दलिया के साथ आप 2 या 5 पीस काली मिर्च को पीस करके क्रश करके उनके साथ आप दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जो नर्सरी है वहां पर यदि
आपने ब्राह्मी लगा रखी है, ब्राह्मी की चटनी, या एक पेशेंट को आप 3-4 पत्ते ऐसे ही कच्चे रूप में चबाने के लिए कह सकते हैं। चबाने के बाद 10 मिनट बाद उनको पानी पिलाइए। सबको पता है ब्राह्मी की चटनी कितनी हितकारी होती है, कितना ज्यादा वो इफेक्टिव होता है। और एक उपाय और है जिसको हम कहते हैं गिनोको बिलोबा। ये एक पत्ता होता है स्पेसिफिक, गिनोको बिलोबा, जो स्पेसिफिक मेडिसिनल प्लांट के अंतर्गत आता है, और स्पेशली ये एल्जाइमर पेशेंट के लिए ही ज्यादातर यूज किया जाता है। हालांकि जल्दी मिल नहीं पाता है। गिनिको बिलोबा मेडिसिनल प्लांट के भीतर आता है, और इसी में दाल चीनी पाउडर का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को अल्जाइमर की समस्या होती है तो उसे कहीं ना कहीं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ होना, या किसी व्यक्ति को केस हिस्ट्री में था तो उसके परिजनों में आ जाने की संभावना रहती है। ऐसे स्थिति में उसके भीतर ये यदि चीजें रही हैं पहले से, उनको कम करने के लिए दाल चीनी पाउडर बेस्ट होम रेमेडीज के रूप में आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को आप डेली खाने के साथ में, जैसे लौकी होता है, तो लौकी का सब्जी आप इस तरीके से ना दें, प्रयास करिए लौकी का रायता या सब्जी जिसमें आप हल्का सा सेंधा नमक मिला के, दूसरा नमक नहीं, सेंधा नमक मिला के दीजिए, और लौकी का रायता प्रीफर करिए। ये थोड़ा सा हमारे ग्रे मैटर से रिलेटेड कंटेंट को मूव करता है, बूस्ट करता है, उसे बढ़ाता है। ये चीजें आप पेशेंट को दे सकते हैं। और एक चीज आपको और करना चाहिए, पेशेंट यदि ज्यादा कंफ्यूज रहता है तो थोड़ा सा खीर जो कि पहले बना लें आप, और खीर बनाने के बाद थोड़ी देर उसको फ्रीज में रख लें। फ्रीज में रखने के बाद पेशेंट को सुबह के समय आप थोड़ा देर निकाल के उसको दें, और पेशेंट उसको खाए। इसमें भी पेशेंट को काफी हद तक आराम मिलता है। आप इसको भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेचुरोपैथी में, कि नेचुरोपैथी में क्या क्या चीजें आप दे सकते हैं। जब बात नेचुरोपैथी की आती है तो वो चीजें नेचर की ज्यादा एक्टिविटी सहायक हो जो ब्रेन के फंक्शन को एक्टिवेट कर सके। उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो ब्रेन का कनेक्शन किससे होता है? स्पाइन से होता है, रीढ़ की हड्डी से होता है। बिल्कुल पाइपलाइन में यदि कोई पानी बह रही है और बीच में आप पाइपलाइन को ऐसे बेंड कर दे, पानी टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। वैसे ही रीढ़ की हड्डी में इम्पल्सेस होते, बार बार स्पाइनल कॉर्ड कहा जा रहा था, स्पाइनल कॉर्ड दिखाया जा रहा था, दैट मीन्स वही पाइपलाइन। वर्टेब्रा रीढ़ की हड्डी को कैसे स्टिमुलेट किया जाए, कैसे उसको इनर्जाइज किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, जिसके कारण अल्जाइमर की जो समस्या धीरे धीरे उसमें राहत मिले। तो सबसे पहला उपाय होता है कि पेशेंट को स्पाइन मसाज दिया जाए। स्पाइन मसाज देने से पेशेंट के भीतर काफी हद तक कमी आती है। घृतपान कराया जाए, 5-5 बूंद पेशेंट के नाक में बिना सुसके, ये वाला बिना अभ्यास किए, शुद्ध देसी गाय का घी, जर्सी गाय का घी, देसी गाय का घी पेशेंट के नाक में 5-5 बूंद डाला जाए। और यदि संभव हो तो आप बादाम का तेल भी पेशेंट के नाक में डाल सकते हैं, दोनों लाभकारी होते हैं। अल्टरनेट आप डाल सकते हैं, एक दिन घी डालिए, एक दिन आप बादाम डालिए, एक दिन घी डालिए तो एक दिन आप बादाम डालिए। और बादाम ऑयल से आप सिर में मसाज करें, जंपिंग करें, जिससे आपका जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है, जो स्पेशली सिकुड़न की तरफ जा रहा है, जब आप वो करेंगे तो उनके बीच में थोड़ा सा एक स्फूर्ति आएगा, और सेरोटोनिन का सेक्रेशन बढ़ेगा, हैप्पी हार्मोन बढ़ेंगे, तो जो ग्रे मैटर का साइज है वो थोड़ा बढ़ेगा। तो वो बढ़ेगा तो उनके जो लक्षण वो धीरे धीरे कम होंगे। इसके अलावा गौमूत्र का सेवन आप पेशेंट को करा सकते हैं। गौमूत्र अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गौमूत्र के अभ्यास से भी पेशेंट के अंदर काफी हद तक बदलाव आते हैं। ये नेचुरोपैथी में कुछ चीजें हैं। इसमें कहीं भी स्टीम बाथ,
कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी कहीं भी नहीं कही। जो चीजें बताई गई वो सारी चीजें प्रयास किया गया जो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करे, उन्हीं चीजों का इंटेक करने की बात कही गई। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हम कॉमर्बिडिटी में यूज कर लिए, नेचुरोपैथी ये चीज यूज कर लिए, तो हम डाइट में पेशेंट को क्या चीजें खिलाएं कि आम जो दिनचर्या में खान पीन है उसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करें। तो सबसे पहला चीज मैंने आपको बार बार कहा कि कलरफुल चीजें इंटेक करिए। तो एक जो ब्लैक ब्लूबेरी होती है, ब्लैक नहीं ब्लूबेरी होती है, ब्लूबेरी इनके नाश्ते में 4 5 6 पीस डेली दिया जाए, और जो कलरफुल बेरीज होते हैं उनको भी दिया जाए, लेकिन ब्लूबेरी ज्यादातर प्रयास किया जाए दिया जाए। और एक मशरूम आता है जिसके ऊपर छत्ते होते हैं। कौन से मशरूम? जिनके ऊपर छत्ते होते हैं, उन मशरूम को भी आप देने का प्रयास करें। वो मशरूम पेशेंट के भीतर उस मशरूम को ऐसे नहीं देना है सब्जी के रूप में, उसका सूप दिया जाए। मशरूम का सूप ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे मैंने आपको डायबिटीज के पेशेंट में रेड वाली मशरूम, जिसकी सब्जी नहीं बनती, उसका पाउडर मिलता है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है, वो बहुत अच्छी उसके रिजल्ट आते हैं। ठीक ऐसे ही कैंसर पेशेंट के लिए जो वेस्टर्न मशरूम होता है उसको दिया जाता है। और अल्जाइमर के पेशेंट के लिए जो छत्ते वाली मशरूम होती है, इसमें छाता बना रहता है, जिसको कहीं कहीं कुकुरमुत्ता भी कहा जाता है, उस मशरूम का यदि आप सूप इंटेक करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें आता है अल्जाइमर के पेशेंट में। दूसरा है, पेशेंट को अखरोट दिया जाए, बादाम दिया जाए। तो 4 5 अखरोट, बादाम, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनको साथ में दिया जाए। गाजर दिया जाए पेशेंट को। और मॉर्निंग में कोकोनट वाटर एक बिल्कुल परमानेंट हमेशा दिया जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जो कद्दू की सब्जी होती है पेशेंट को बॉइल्ड करके दिया जाए। कद्दू की सब्जी बॉइल्ड करके देने पे पेशेंट के भीतर आपने देखा है कद्दू का साइज बहुत बड़ा होता है। फल का संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको काली मिर्च की बात बताई है, ऐसे ही कद्दू का संबंध है। कद्दू का संबंध आपके मस्तिष्क से होता है, लेकिन कद्दू को आपको ऐसे नहीं खाना है। जो कद्दू पीला रंग लेने लगता है, परिपक्व हो जाता है, उस कद्दू को बहुत ज्यादा नहीं, हल्का बॉयल कर लीजिए, और बॉयल करने के बाद उस कद्दू का आप सेवन कर सकते हैं। वो कद्दू एक अल्जाइमर के पेशेंट के लिए बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सहायक होता है उसके लक्षणों को कम करने में। और उन चीजों को ज्यादा दीजिए जो प्लांट बेस्ड डाइट है, जो कलर बेस्ड है, जैसे ब्लूबेरी मैंने कहा, स्ट्रॉबेरी कहा, इन चीजों का आप पेशेंट को बिल्कुल इंटेक करा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई हो गया या विटामिन सी हो गया। विटामिन ई और विटामिन सी बेस्ड जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनका भी आप पेशेंट को सेवन करा सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ चीजें आप पेशेंट को बिल्कुल मत दीजिए। अल्जाइमर के पेशेंट को भूल से भी मीठा चीज नहीं दिया जाता है। पेशेंट को यदि आप मीठा चीज देंगे और ज्यादा क्रिटिकल समस्याएं होने की संभावना रहती है। और अल्कोहल बिल्कुल न लेने दें, बाहर का फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ्राइड फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये चीजें आप इंक्लूड करेंगे तो पेशेंट में काफी हद तक सुधार महसूस आप देख पाएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें पेशेंट के भीतर और चीजें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको कि आपके घर पर आसपास मिलते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। ये तो हमने बात बताई आपको डाइट थेरेपी के बारे में कि पेशेंट को हम योगा थेरेपी में क्या क्या चीजें करवा सकते हैं। जब भी बात आती है योगा थेरेपी की, तो यहाँ पर भी फोकस करिए हेड का पोर्शन। ये मामला हाथ पैर का कमर का नहीं है, ये मामला सीपीयू का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, सिर का है। तो वो सारे अभ्यास जो अटेंशन, कॉग्निशन, मेमोरी, स्टोरेज, डिसीजन, फोकस को विकास कर सके, उसका बढ़ावा दे सके,
ऐसे अभ्यासों को इंक्लूड करना है। उसमें सबसे पहला आता है, जैसे स्वच्छता अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, ऐसे आपने योग में पढ़ा होगा, घट अर्थात आपका शरीर, और घट अर्थात शरीर है। तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन वास करता है। तो भले हम ब्रेन कह दें, लेकिन फिलॉसफी के भाषा में वह मन है। और मन में यदि विकार रहेगा, विजातीय द्रव्य रहेंगे, टॉक्सिन्स रहेंगे, तो किसी भी तरीके से आपका मन सात्विक नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा। तो स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन का वास होता है, अर्थात स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मन शरीर होता है, और स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन होता है। तो शरीर को पहले स्वच्छ रखने के लिए चंड कपाली और यमराज की भी जो बातें होती है, उसमें घटस्थ योग की बात कही गई है और बॉडी क्लींजिंग की बात कही गई है, घट योग की बात कही गई है, शोधन क्रियाओं की बात कही गई है। उसी क्रम में सबसे पहले शरीर को शोधन के लिए सबसे अच्छा उपाय होता है ऊषापान और टी टी के योगा। इसमें हम हर बार आपको बताते हैं कि हर पेशेंट को, सिर्फ पोलीयूरिया के पेशेंट को छोड़ के सभी पेशेंट को आपको ऊषापान, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का अभ्यास कराना है, जिससे पेशेंट के भीतर काफी हद तक जो टॉक्सिन्स है, स्टोल है, बाहर चला जाए। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट अभ्यास आप देख पा रहे हैं, यदि पेशेंट ने को मोड़ करके नहीं बैठ पा रहा है तो आप पीलो का सहारा लीजिए, लेकिन इस तरीके से जो दोनों हाथों का ऊपर का रख रखाव है और गर्दन का, सिर का हिस्सा जो नीचे झुका हुआ है, अधो अधोमुख उन्मुख आसन में पेशेंट को 1 मिनट से लेकर के, आप पेशेंट यदि 2 मिनट होल्ड कर सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करिए 1 मिनट तक ही होल्ड कराइए। बस पेशेंट के भीतर बीपी हाई होने की संभावना ना हो। हाई बीपी की स्थिति में पेशेंट को अभ्यास न कराया जाए। 1 मिनट से 1.5 से 2 मिनट अभ्यास करा सकते हैं और 3 टाइम्स कराया जाए, 1 टाइम नहीं, 3 टाइम्स। नेक्स्ट है, यदि पेशेंट सपोर्टिव शीर्षासन कर सकता है तो पेशेंट को आप सपोर्टिव शीर्षासन कराइए। पेशेंट उसको भी नहीं कर सकता है तो पेशेंट अपने सिर को बेड पे लेटने के सहारे जितना ज्यादा सामने की तरफ झुक सकता है, पेशेंट अपने सिर को नीचे की तरफ कर ले, और जितनी ज्यादा उस सिर को नीचे की तरफ झुका सकता है, उस स्थिति में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। शीर्षासन कई सारे वेरिएशन है, जरूरी नहीं कि आप शीर्षासन सपोर्टिव ही करें, बस सिर का झुकाव जमीन की तरफ होना चाहिए, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरफ जा पाए। यस, दूसरा है, इसको हम कहते हैं, आप देख पा रहे हैं पर्वत आसन में, एक तो हम सिर के हिस्से को जमीन में छुआने का प्रयास करते हैं। उस आसन को आपको कराना है, जैसे हम लास्ट टाइम डायनामिक भुजंग आसन और पर्वत आसन बताए थे। पर्वत आसन में सिर के हिस्से को जमीन में छुआने का प्रयास करें और थोड़ा देर होल्ड करें, मतलब 15 से 20 सेकेंड होल्ड करें। इसके साथ ही साथ में इसका जो प्रैक्टिस है, 5 से 10 बार पेशेंट को कराइए। जब आप कराएंगे तो हो सकता है पेशेंट का जो सिर का हिस्सा है वो जमीन पे ना भी छुएगा, क्योंकि पेशेंट ओल्ड एज का बीमारी वाला होता है, तो पेशेंट के घुटने, उनके जॉइंट्स, उनकी क्षमताएं काफी हद तक समस्याएं पैदा करती हैं। बस अपना उद्देश्य रखें, उनका एफर्ट सही होना चाहिए और सिर का झुकाव जमीन की तरफ होना चाहिए। इस हिसाब से आप करेंगे तो पेशेंट के भीतर काफी हद तक अच्छा रिजल्ट आएगा। पवन मुक्तासन का भी अभ्यास पेशेंट को कराइए, ताकि उनके वर्टेब्रा में मूवमेंट आए, और जो ब्रेन के इम्पल्सेस होते हैं, जो ब्रेन के बाया इम्पल्सेस आपके स्पाइन के बाया ब्रेन तक जाते हैं, उनके रख रखाव में, आदान प्रदान में काफी अच्छे सुधार हो सके। तो 10 to 15 टाइम्स पेशेंट को आप पवन मुक्तासन का अभ्यास करा सकते हैं। पेशेंट जैसे भी कर सके, बेड पे कर सकता है, बैठ के बेड पे कराइए। पेशेंट यदि तखत पे बैठ कर सकता है, तखत पे कराइए। जैसे पेशेंट कर सकता है उस हिसाब से पेशेंट को कराए। शशांक आसन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, जिस हिसाब से आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये हो सकता है कि एक वृद्ध व्यक्ति जब शशांक आसन करता है तो वो घुटने को बेंड नहीं कर पाता है,
और जब घुटने को बेंड नहीं कर पाता है तो आपका स्किल कब काम आएगा? आप अपने पास में प्रॉप्स के रूप में तकिया पिलो का यूज करें। यदि वो घुटना नहीं बोल पाता है तो आप पिलो का सपोर्ट लीजिए। यदि उसको सीने को भी जमीन पे लाने पे दिक्कत आ रहा है तो स्टर्नम, ये जो हड्डी होती है इसको हम स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के बीचों बीच में सॉफ्ट पिलो रखने का प्रयास करें और पेशेंट को थोड़ा देर होल्ड कराइए। गर्दन को नीचे तरफ झुकाइए, मतलब जो हिप का पोर्शन है वो उठा हुआ रहेगा ऐसे, और ये हिस्सा सिर का हिस्सा नीचे रहेगा। ब्रेन नीचे है और स्पाइन हिप ऊपर है। ब्लड का सर्कुलेशन अप टू डाउन होता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के भीतर काफी हद तक पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। नौकासन का अभ्यास पेशेंट को कराइए, बैलेंसिंग अच्छा बनेगा। और बैलेंसिंग का संबंध आपके फोकस करने से होता है। वो कैसा भी करा सकते हैं, पैर आप ज्यादा भी उठा सकते हैं, पैर आप अपने हिसाब से भी उठा सकते हैं, जितना पेशेंट क्षमता रखता है उठाने का पेशेंट को करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों पैरों को बीच में हल्का सा गैप देना है और दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है। जैसे मैंने इंटरलॉक किया ना, तो कहीं कुछ पकड़ा नहीं गया है, बस ऐसे हाथों को फंसा लेना है। तो हाथों को फंसा लेंगे तो हाथ छूटेंगे नहीं। देखिए मैंने फंसाया लेकिन हाथ छूट नहीं रहे, अभी भी नहीं छूट। ठीक है, फंसाने के बाद बाह्य कुंभक करना है, श्वास को बाहर फूकना है और बाहर फूकने के बाद आप श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और शरीर को ढीला छोड़, अपने हिप पोर्शन को ढीला छोड़ के शरीर सिर को ढीला छोड़ करके नीचे की तरफ झुक जाइए। यदि आप पैर थोड़ा ज्यादा खोलेंगे तो ज्यादा इजिली कर पाएंगे, आप पैर ज्यादा नहीं खोलेंगे तो इजिली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस अभ्यास को भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। इस अभ्यास को भी आप 40 to 60 सेकेंड करें और 3 to 5 राउंड करें। 30 to 40 सेकेंड होल्ड करें और 3 to 5 राउंड करें। यस, सेम थिंग। ठीक, एक साइड से पोस्चर है और ये फ्रंट से पोस्चर है, ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही आपको लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी में काम आता है, इसके और भी कुछ मेडिसिन के साथ अलग अलग पोस्चर कर करके और भी बीमारियों में यूज किया जाता है। हलासन, हलासन याद रखिए ओल्ड एज को वैसे कराया नहीं जाता है, लेकिन आप माइल्ड हलासन जरूर करेंगे। माइल्ड आसन का अर्थ ये होता है कि पेशेंट कम से कम कितना उठा पाता है, इजिली कितना उठा पाता है। ठीक है, जब माइल्ड हलासन आप करते हैं तो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो बेंड होकर के पीछे की तरफ से सिर की तरफ आता है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक बार सिर से मुड़ करके पैर जाते हैं और जैसे आप सिर को नीचे लाते हैं तो पेशेंट के ब्रेन की तरफ फिर से ब्लड सर्कुलेशन जाता है। उसका भी अभ्यास करा सकते हैं। सर्वांग आसन में अक्सर इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि सर्वांग आसन में शरीर का जो भार होता है वो बहुत ज्यादा होता है और भार की स्थिति में यदि आप सर्वांग आसन कराएंगे तो हो सकता है गर्दन का हिस्से में कहीं मोच आ सकती है। फोकस आपका रहना चाहिए कि सिर का हिस्सा नीचे रहे और ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ करा पाए। हलासन आप इजिली करा सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। सर्वांग आसन में अचानक आगे या पीछे गिरने की संभावना रहती है और ऐसे में क्या होता है वो एक छोर की तरफ जाता है तो कंफर्ट जोन में आता है और सिक्योर महसूस करता है। ये आसन करने में दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पेशेंट यदि वहीं पर सर्वांग आसन करता है तो उस स्थिति में कुछ संभावनाएं रहती हैं इंजरी होने की, घटना होने की। प्राणायाम की बात करें तो सबको पता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। भ्रामरी प्राणायाम भी अच्छा रिजल्ट देगा। दोनों 10-10 मिनट 15-15 मिनट कराएं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के तौर पर माइंड ग्रेन या ब्रेन गेम या माइंड गेम कराए थे। कुछ गेम में आपको बताया था वो गेम करा सकते हैं। जैसे कैसे, एग्जाम्पल समझिए, हालांकि इतना आसान नहीं है लेकिन आप प्रैक्टिस कराते हैं तो पेशेंट के भीतर काफी हद तक चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझे जैसे ये, ठीक है, 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1, 5-4-3-2-1, ये हो गया। दूसरा इस तरीके से 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1,
4321 4321 4321 ये हो गया। इसके अलावा पैसे, इन तीनों चीजों को हम RFT बोलते हैं, RFT। इन प्रैक्टिस को भी आप करा सकते हैं। इसके अलावा एक अपोजिट काउंटिंग होता है, जैसे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से आप काउंटिंग आते हैं। फिर ये जो टास्क है जो आप माइंड गेम करा रहे हैं, वो थोड़ा सा आप कॉम्प्लिकेटेड करिए। कैसे? जैसे आप देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, इस तरीके से, मतलब मिक्स। यदि आप ऐसे करेंगे और पेशेंट को टाइम दीजिए, सडन रिप्लिकेशन के लिए मत बोलिए, टाइम दीजिए। जब पेशेंट ऐसे टाइम लेता है, ब्रेन पे जोर डालता है, और प्रैक्टिस करते करते स्थिति ऐसी आ जाएगी कि पेशेंट के मेमोरी लॉस में काफी हद तक सुधार होगा, उसमें काफी हद तक बदलाव आएगा। इस तरीके से आप RFT को पेशेंट करा सकते हैं। पेशेंट के भीतर रबड़ नीति करा के भी काफी हद तक मूड फोकस, अटेंशन, शॉर्ट अटेंशन की समस्याओं को कम कर सकते हैं। उसको ब्रेन रबड़ नीति के द्वारा पेशेंट के भीतर काफी हद तक आप बदलाव ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयुर्वेदा थेरेपी के बारे में, कि आयुर्वेदा थेरेपी में हम क्या क्या चीजें दे सकते हैं। आयुर्वेद थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कई तो आप लिख लीजिए, मैं कुछ औषधियों का नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले औषधि है, सबको पता है आयुर्वेदिक औषधियों में सबसे अच्छा होता है अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण ताकत के लिए, ब्रेन बूस्ट के लिए बहुत अच्छी एक औषधि के रूप में जाना जाता है। तो आप पेशेंट को अश्वगंधा चूर्ण दीजिए। शंख पुष्पी पेशेंट को दीजिए, शंख पुष्पी आप दीजिए। और जटा मत्स्यादि क्वाथ, यदि कहीं से आपको जटा मत्स्यादि क्वाथ मिल जाए, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मेधावटी बिल्कुल एक एक गोली आप सुबह शाम दे सकते हैं। शंख पुष्पी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करता है। ब्राह्मी वटी 2-2 टैबलेट सुबह शाम दीजिए। ब्राह्मी वटी जो मैंने आपको ब्राह्मी की चटनी बताई थी ना खाने के लिए, उसी से बनता है ब्राह्मी वटी, वो 2-2 टैबलेट आप दे सकते हैं। और पेशेंट यदि कमजोर है, वीक महसूस कर रहा है, तो साथ में उसको बड़ा रेस्ट दीजिए। ये चीजें साथ में इंक्लूड करिए। और कहीं से आपको मिल जाए बकोपा गोल्ड, ये अल्जाइमर की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है, इसको भी आप साथ में दे सकते हैं। और इसके अलावा यदि पेशेंट के भीतर ज्यादा वीकनेस रहती है तो 10 मूला रेस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। और शंख पुष्प भी हो गया। जितनी भी औषधियाँ पेशेंट को दी जाएंगी, वो सारी सारी ब्रेन एनर्जी को, ब्रेन के हेल्थ में और ज्यादा प्रभाव अच्छा सकारात्मक पड़ सके, वैसे ही मेडिसिन इंक्लूड की जाएंगी। जैसे जटा मस्यादी मैंने क्वाथ की बात कही है, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जटा मस्यादी क्वाथ का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो हम अश्वगंधा और शंख पुष्प जो सिरप आता है, इनको भी आप जोड़ सकते हैं। इन चीजों को जोड़ करके आप पेशेंट में काफी हद तक बदलाव ला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के सेशन को, चिकित्सकीय सेशन को मैं यही विराम देता हूँ। और आपके जो प्रश्न है उसको मैं आमंत्रित करता हूँ। The Bluetooth device is connected successfully. आपके जो प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। नमस्ते, बोलिए। बोल रहे ना, मेरी बेटी है और उसका 20 दिन पहले बुखार और लेटरिन हो रहा था, तो डॉक्टर आज दिखाए के तो ये सब। हाँ, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका तो वो पूछिए। यदि आपके पर्सनल सवाल है तो आप प्लीज व्हाट्सएप पे कॉल करें या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जिसका भी सवाल ओके है ओके कृपया करके अपना वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन बोलो। ओके सर, हम थोड़ा पर्सनली हम बात कर लेंगे। अ,
मेरा नंबर है, आप लिख सकते हैं 9027772349। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा नंबर। अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, हम ऑनलाइन पर्सनल अल्टरनेटिव थेरेपी भी देते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा है 9027772349। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव थेरेपी के लिए प्रेफर करते हैं, आपका फॉलोअप चार्ट डिजाइन करते हैं, मेडिसिन प्रेफर कराते हैं और आपकी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। मैं समझता हूँ अभी किसी का कोई सवाल नहीं है। कल हम फिर मिलते हैं नए विषय के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।